हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जो है सीजी सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग का जो है थर्ड वीडियो है, जिसमें आप लोग को बोला था कि हम लोग जो है केमिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोग देखो कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। देखो, यदि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, नए नए होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को अपना फ्लो बनाना रहता है। ठीक है, तो फ्लो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट और इजी टॉपिक को चूज करते हैं, जिससे हम लोग को पढ़ने में मन लगे। देखो, समझ आता है तो पढ़ने में मन लगता है, समझ आता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है तो पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे जो छोटे हैं, उससे सॉलिड क्वेश्चन आते हैं, इजी हैं, उनको कवर कर लेंगे तो हम लोग को सिलेबस कवर होते दिखेगा। साथ ही साथ हम लोग को फ्लो बनेगा। जैसे जैसे फ्लो बनेगा तो हम लोग जो बड़े टॉपिक हैं, जो टफ टॉपिक हैं, उनकी ओर अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री से। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग का पहला टॉपिक होगा क्या, पॉलीमर। बहुत छोटा सा यूनिट है। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है बहुत छोटा सा यूनिट है और एक नए क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री छोटा सा यूनिट है और एक नए क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलता ही है। अब देखो, मैं आप लोग को जो है 60 डे प्रिपरेशन का प्लान दिया हूँ। ठीक है, कि ऐसे आप लोग को करना है करके। तो आज आप एक दिन में इस वीडियो से जो है पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर करके मैं जो है अभी आने वाले दिन में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके थ्योरी कराऊंगा पहले। उसके बाद जब थ्योरी हो जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग का जो सीरीज चलेगा, जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्योरी कराए हुए हैं सबके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सेट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, नेट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो आज मैं थ्योरी पढ़ लिया, कल क्वेश्चन करूंगा तो वो टॉपिक मेरे लिए खत्म। फिर 45 दिन बाद वो टॉपिक देखूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो इस हम लोग जो तरीका अपना है उसमें क्या होगा, हम लोग अभी 10 दिन जो है 8-10 दिन जो है क्या कर पढ़ेंगे, तो थ्योरी पढ़ेंगे। फिर 8-10 दिन क्या करेंगे, सेम टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम टॉपिक को हम लोग को 2 बार देखने को मिलेगा, तो हमारे मन में क्या हो जाएगा, बैठ जाए। जब हम लोग 1-2 दिन 10 दिन के अंतराल में कोई 2 टॉपिक को देखते हैं अलग अलग टाइम पे, तो थोड़ा सा हम लोग के मन में बैठ जाता है, हमारे दिमाग में जो है वो बैठ जाता है। तो यही तरीका मैं अपने लिए अपनाया था, तो सेम तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन केवल थ्योरी पढ़ेंगे, लगभग 7 से 10 दिन के आसपास। उसके बाद 7 से 10 दिन हम लोग क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन ड्यूरेशन में 15 से 20 दिन में आपका क्या हो जाएगा, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पूरा बेसिक हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने बीएससी किया है, एमएससी किया है, तभी सेट के लिए एलिजिबल है, नेट के लिए एलिजिबल है। तो अब मैं तुम लोग को ये नहीं बताते रहूंगा कि पॉलीमर क्या है। ठीक है, सब जानते हो पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है। मैं क्या अप्रोच करूंगा कि पॉलीमर के किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली 4 टॉपिक इसमें मैं देखता हूं पॉलीमर में। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि पॉलीमर क्या है, उसका मोनोमर क्या है। ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, जो दुनिया भर का हम लोग बचपन में पढ़ के आए थे, 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उसका टाइप्स ऑफ पॉलीमर का एक पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, वो दे दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, समझने लगे, उसमें तो कुछ है नहीं भैया, ये मोनोमर है, पॉलीएथिलीन मोनोमर है, सॉरी पॉलीएथिलीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या होगा, एथिलीन। इसमें क्या समझाऊंगा। तो ऐसे जो समझाने लायक नहीं चीजें हैं उसको वीडियो में बता के टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका एक पीडीएफ है सिंपल सा, उसको आपके टेलीग्राम चैनल में जो है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें क्या करूंगा, दे दूंगा पीडीएफ, वहां से आप देख लेना, आपका ये टॉपिक खत्म। मुश्किल से 1-आधा घंटा लगेगा आपको याद करने में, एकदम ईजी है, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा लेंदी नहीं है, याद हो जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसमें, तो बात करते हैं हम लोग एवरेज मास ऑफ पॉलीमर, एवरेज मास ऑफ पॉलीमर। ये हम लोग का सेकंड टॉपिक है, जिसमें अलग अलग टाइप के हम लोग को मास निकालने रहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग को 4 टाइप के मास फॉर्मूले पता होने चाहिए जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से 4 फॉर्मूले हैं, तो पहला आता है हम लोग का क्या, पहला आता है इसमें हम लोग का क्या, नंबर एवरेज। ठीक है, क्या आता है, नंबर एवरेज। देखो बस हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला में किसका वैल्यू क्या है, कौन सा क्या है। अगर ये हम लोग को पता होगा तो हम लोग इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो बताऊंगा फॉर्मूला कैसे यूज करना है करके, भी बस बेसिक जान ले रहा हूँ कि ये फॉर्मूलेज होते हैं करके। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम एन बार से।
ठीक, किसे डिनोट करते हैं, एम एन बार। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मान लो मेरे पास 3 पॉलीमर दिए गए हैं, ठीक है, एक पॉलीमर है M1, दूसरा पॉलीमर है M2, तीसरा पॉलीमर है M3। 3 मेरे को क्या दिए गए हैं, 3 मेरे को क्या दिए गए यहाँ पे, पॉलीमर दिए गए हैं, ठीक है, या मोनोमर भी बात कर सकते हो। इसका मेरे को क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है। तो क्या करना है, देखो मान लो M1 की संख्या है N1 है, M2 की संख्या क्या है N2 है, और M3 की संख्या कितनी है N3। तो सिंपल सा फार्मूला क्या करना है, N1 को मल्टीप्लाई करो M1 से, प्लस N2 को मल्टीप्लाई करो M2 से, प्लस N3 को मल्टीप्लाई करो M3 से, डिवाइड करो और जितने भी नंबर्स दिए गए उनको जोड़ दो, M1 प्लस N2 प्लस N3। सिंपल। आपको 2 दिए गए हैं मान लो पॉलीमर, M1 और M2 लिखो बस, ठीक है। 4 दिए हैं तो M1 M2 M3 M4, 5 दिए तो M5 तक लेके जाओ, जितने चाहिए उतने ले सकते हो। इन शॉर्टेज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इन शॉर्टेज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, समीशन दिखाते हैं। समीशन मतलब जोड़ना, किनको किनको जोड़ रहे हैं, जितने भी n और m के मल्टीप्लीकेशन है, ये जितने भी आगे आते जाएंगे, ठीक है। अगर n4 रहा 5 रहा तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसको क्या लिख दिया, समीशन। नीचे में किसको जोड़ रहे हैं, नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, समीशन ऑफ नंबर। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको 2 पॉलीमर या 3 पॉलीमर दिए रहेंगे, उनके मास दिए रहेंगे, उनके नंबर्स दिए रहेंगे, उनका मास ये है, उनका नंबर ये है, तो एवरेज मास जो है निकालो करके। तो आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला मान रखना है, ठीक है। आपको मास का मान M1 M2 M3 की जगह रखना है और नंबर का मान N1 N2 N3 की जगह, जितने भी दिए रहेंगे 1 2 3 4 पॉलीमर जितने भी, ठीक है। ये आपका अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का ये बनता है कि नंबर एवरेज मास जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा मेथड होता है। तो इस आप लोग मेथड याद रखना, नंबर एवरेज जो मास होता है वो ऑस्मोमेट्री से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ऑस्मोमेट्रिक मेथड से जो है निकाला जाता है क्या, नंबर एवरेज मास को। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, देखो नंबर को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, NO, नंबर को क्या लिखते हैं, NO नंबर, तो O से ऑस्मोमेट्री, याद रहेगा, इजी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या, वेट एवरेज। अगला क्या है, अगला B हम लोग का वेट एवरेज। वेट एवरेज जितने हैं सब क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। आप एक को याद हो गया आपका नंबर एवरेज, तो वेट एवरेज निकालना आपको जो है दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। समझते हैं कैसे, इसको हम लोग देखते हैं W बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, देखो सेम कंडीशन है, मेरे पास 3 पॉलीमर है M1 M2 M3, उनके नंबर दिए गए हैं N1 N2 और N3। तो मैं क्या किया, N1 को मल्टीप्लाई कर दिया M1 से और इसका स्क्वायर केवल देखो किसका है, मास का है, नंबर का स्क्वायर नहीं है, याद रखना। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये भी मिस्टेक करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर स्क्वायर लगाते हैं, ये गलत करते हैं। पहले आपको मास का स्क्वायर कर लेना है फिर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। N2 M2 का स्क्वायर, N3 M3 का स्क्वायर। अगर आपको 2 पॉलीमर दिए हैं तो आपको N3 M3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 दिए हैं तो आपको N3 M3 तक जाना नहीं है, केवल 2 में N1 M2 N2 M2 बस। मैं 3 का कंडीशन, अधिकतम 3 देते हैं, इससे 3 का कंडीशन लेके चला हूँ। वही क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे N1 का मल्टीप्लीकेशन M1 से होगा, प्लस N2 का मल्टीप्लीकेशन M2 से होगा, प्लस N3 का मल्टीप्लीकेशन M3 से होगा। मतलब यहाँ पे देखो ये जो ऊपर में था यहाँ पे क्या आ गया, नीचे में आ गया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। मास में क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, बस उतना ही काम किए हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, समीशन n का मल्टीप्लाई हो रहा है m से, और m का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। i इसलिए लिख देते हैं ताकि जितने भी डिजिट हो M1 से लेके N तक जितने भी लेना चाहे ले सकते हैं, बटे समीशन ऑफ n m, बस खत्म, ni mi खत्म। ये देखो फॉर्मूला लगभग क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो अच्छे से देखोगे इसमें, तो इसमें हम लोग को मास का स्क्वायर करना है, बटे नीचे में मास को भी लेना है। यहाँ पे हमने मास नहीं लिया था, इसमें मास लेना है, उतना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है, तो इसका मेथड होता है लाइट स्कैटरिंग मेथड, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड यूज करते हैं इसके डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब कैसे निकाला जाता है, अगर एग्जाम पूछ दिया कि वेट एवरेज मास कैसे निकाला जाता है, तो वेट एवरेज मास जो है लाइट स्कैटरिंग मेथड से निकाला जाता है। इसका भी तरीका देखो, वेट लाइट कुछ सिमिलर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वेट और लाइट कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो याद आपको रखना है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, नंबर के आखिरी में वो आया था, तो हमने क्या किया था, ऑस्मोमेट्री, वैसे वेट लाइट सिमिलर आ रहा है, वैसे
इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थर्ड होता है क्या, जेड एवरेज। थर्ड होता है क्या, जेड एवरेज। ये कुछ काम का नहीं होता, अभी तक जो है मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं देखा, तो इसका क्या करो, केवल फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आ गया कंपेयर करने का तो पता होना कि जेड एवरेज मास नाम का भी कोई चीज होता है करके। बाकी इससे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराया, क्योंकि हमने क्या करते हैं इसमें, क्यूब करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, m1 का स्क्वायर किया था, हमने क्या करा यहाँ पे क्यूब किया है। तो क्यूब करने का टाइम रहता नहीं, अभी हमको कैलकुलेटर वगैरह उतना परमिशन रहता नहीं है, बिना कैलकुलेटर बनाना है तो कहाँ तक क्यूब करते बैठे रहोगे। तो क्यूब वाला क्वेश्चन हमको नहीं देता है, प्लस n3 m3 का क्यूब। और यहाँ पे जो ऊपर में लिखा है सेम टू सेम नीचे में लिख दो, ऊपर में जो लिखा है सेम टू सेम क्या कर दो, नीचे में, ठीक है। n1 m1 का स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर प्लस n3 m3 का स्क्वायर। ये यहाँ पे देखो चीजें एकदम आसान है, ये जो ऊपर में था ये इसके नीचे में आ गया, ये इसके जो ऊपर में था इसके नीचे में आ गया। एक याद रहेगा तो बाकी यार आसानी से बन जाता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, समीशन ऑफ एन आई एम आई का क्यूब बटे समीशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर। इजी है, ठीक है। इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इसके लिए जेड एवरेज मास निकालने के लिए हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं। अब देखो सिंपल सा, कई बार इसको ब्रैकेट नोटिफिकेशन भी लिखा जाता है, इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद रखना आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो काम आएगा। इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे में खाली है तो m, और इसमें क्यूब है तो क्यूब, और नीचे में स्क्वायर है तो स्क्वायर। मतलब यहाँ पे नंबर को छोड़ दिया मैंने, पूरा क्या किया, नंबर को छोड़ दिया, केवल किसको लिखा है, देखो मास को लिखा है। मास का पावर कुछ नहीं था, ब्रैकेट नोटिफिकेशन लगा दिया। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखा, नहीं है नीचे में सिंपल लिखा। यहाँ पे क्यूब था क्यूब, स्क्वायर था स्क्वायर, ठीक है। ये आगे काम आएगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अगर, अभी तो मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये। अब आता है चौथा, चौथा आता है हम लोग का क्या, विस्कोसिटी एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज एम वी, चौथा हम लोग का डी, विस्कोसिटी एवरेज। इसमें थोड़ा सा लेंथ पढ़ना पड़ेगा, समझते हैं उसको क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसके सॉल्यूशन पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। एन आई एम आई 1 प्लस अल्फा समीशन ऑफ एन आई एम आई एन आई एम आई, एन आई एम आई मतलब जितने भी चाहे उतने हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि पावर 1 बाई अल्फा। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में रहता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है अल्फा का वैल्यू तो जनरली 0.5 कंसीडर करके क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अगर जरूरत पड़ रहा है अल्फा का वैल्यू का और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 0.5 कंसीडर करके बना लेते हैं, ठीक है। बट इतना के बीच में होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में। मान लो आपको अल्फा का वैल्यू ही निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करना, देखना कि 0.5 से 1 के बीच में जो भी डिजिट टिक लगा देना, इजी बन गया बिना सॉल्व किए, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इसको इस फॉर्मूला से हम जब भी क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली, इसका दूसरा एक फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोग को ये देखना आता है विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम लोग नाम क्या दिए हैं, विस्कोसिटी एवरेज, नाम क्या दिए हैं, विस्कोसिटी एवरेज, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, जो लिक्विड के फ्लो को रोकता है उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे हम लोग को मेन यूज करना है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास की पावर अल्फा, की पावर अल्फा। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे विस्कोसिटी ये क्या है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको समझना है, इंट्रिंसिक होता क्या है। 3-4 टाइप की विस्कोसिटी होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वो 3-4 टाइप की विस्कोसिटी होते क्या हैं, ठीक है। एक होता है हम लोग का क्या, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है क्या, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर उसमें हम लोग क्या कर दें, 1 माइनस कर दें, उसमें हम लोग क्या कर दें, 1 माइनस कर दें तो हो जाता है क्या, स्पेसिफिक विस्कोसिटी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट माइनस 1।
अब मैं क्या करूँ, यदि स्पेसिफिक विस्कोसिटी में मैं डिवाइड कर दूं इसका कंसंट्रेशन का, इसका स्पेसिफिक विस्कोसिटी में मैं डिवाइड कर दूं किसका, कंसंट्रेशन का, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट ले लूँ, ये कंसंट्रेशन मेरा जीरो की ओर जा रहा है, मतलब डाइल्यूट होते जा रहा है सॉल्यूशन, इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो जाता है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो या चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे अगर मैं लॉग लगा दूँ तो हो जाएगा ये लॉग इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू लॉग के प्लस अल्फा सामने में आ जाएगा यहाँ पे प्लस लॉग विस्कोसिटी एवरेज मास। ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बता दूंगा आपको, अभी बस क्या करो, फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। किससे, हम लोग का सेकंड टॉपिक में आपको क्या बोला कि एवरेज मास ऑफ पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो हो गया, एक टाइप ऑफ पॉलीमर से, दूसरा एवरेज मास ऑफ पॉलीमर से, ठीक है। तीसरा आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। किससे आता है, थर्ड, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, चलिए। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं एकदम फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट इतना ही फास्ट आपको पढ़ना है, तभी जो है आप 50-60 डे में जो है पूरा कवर कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बने, आराम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको क्या पता है, यहाँ क्या पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए चारों का। उसके बाद एन क्या है, तो नंबर है, कितना नंबर है उसका, पॉलीमर कितना संख्या में दिया गया है। एम क्या है, तो मास कितना है एक एक पॉलीमर का, ठीक है। ये सब बस पता होना चाहिए। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, एम वी क्या है, ये पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और आता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्राफ, सिंपल सा एक ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, बीच में लिखो किसको, विस्कोसिटी को। सबसे पहले किसको लिखो, विस्कोसिटी को। उसके बाद क्रम से लिख दो। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, नंबर एवरेज, तो एम एन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद वेट एवरेज, फिर उसके बाद विस्कोसिटी एवरेज, उसके बाद फिर जेड एवरेज पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये जो है आपको ये ग्राफ याद रखना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा ये कौन सा एवरेज मास बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, जेड एवरेज मोलर मास, फिर वेट एवरेज, फिर विस्कोसिटी। ये सबसे छोटा होता है हमारा क्या, नंबर एवरेज मोलर मास, और सबसे बड़ा क्या होता है, जेड एवरेज मोलर मास होता है। ये ग्राफ किसके बीच में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बटे मास या वेट, डिस्ट्रीब्यूशन बटे मास या वेट के बीच में ग्राफ है। आपको ग्राफ से मतलब नहीं है, ठीक है। ये लाइन याद रखना, ये कई बार पूछ देता है, एम एन के बाद एम वी के बाद एम डब्ल्यू एम जेड। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बीच में एम वी खींच दो, फिर जिस क्रम में पढ़ें, पहले नंबर एवरेज, फिर वेट एवरेज, फिर जेड एवरेज, ठीक है। इजी है याद रखने का, ओके। चलो आगे देखते हैं थर्ड हम लोग का। थर्ड इसमें आता है क्वेश्चन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इससे, एन, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा इज इक्वल टू, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या करें, इससे दर्शा रहे हैं, ये होता है मास ऑफ पॉलीमर बटे मास ऑफ मोनोमर। ये पॉलीमर का मास है और ये मोनोमर का मास है। और भी फॉर्मूले इसमें बताते जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने का, इनिशियल कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कंसंट्रेशन हम लोग जब अभिक्रिया पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सांद्रता, फिर अंतिम सांद्रता, तो वही है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी मोनोमर की, और कुछ समय बाद, टी समय बाद सांद्रता कितनी हो गई, दोनों का अनुपात निकालते हैं, तभी हम लोग क्या मिल जाता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल जाता है, ठीक है। और फॉर्मूले आएंगे इसमें, एक फॉर्मूला ये आता है, इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी। तो पी क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर रिएक्टेड। पी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर रिएक्टेड। कितने मोनोमर रिएक्शन करके, मान लो स्टार्टिंग में 100 मोनोमर थे,
तो कितने बचे, मान लो 50 बचे तो कितने रिएक्शन कर गए, 50 कर गए। 30 बचे तो कितने रिएक्शन कर गए, 70 कर गए। तो इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं आप, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और क्या है, ये है 1 + A0 KT। ये सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया से बनता है। ये कैसे बनता है काइनेटिक में हम लोग देख देंगे। हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखना है कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, हमको ये देखना है कि फॉर्मूला का यूज कहाँ हो रहा है, क्या चीज के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या, ये तो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, K क्या है हम लोग का रेट कांस्टेंट, T क्या है टाइम है, K हम लोग का क्या है कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। बचपन में सब पढ़ते आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला को हम लोग को याद करना है। यहाँ पे डेरिवेशन पूरा देखेंगे तो कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन हम लोग को मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्या हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में, इतने आपको याद रखने हैं, इतने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन और चार फार्मूला याद रखोगे तो कोई भी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि M क्या है, तो मास ऑफ पॉलीमर मोनोमर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। P क्या है फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर रिएक्टेड, कितने मोनोमर रिएक्शन कर गए, ठीक है। इसमें A0 K क्या है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, K क्या है रेट कांस्टेंट, T क्या है टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा कैपिटल T होता है, ठीक है। चल ये हो गया थर्ड टॉपिक। अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है क्या, पॉलीडिस्पर्सिटी कांस्टेंट, ठीक है, या पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, ठीक है, पॉलीडिस, या फिर इसको पीआई भी बोल देते हैं, पीडी वैल्यू बोलते हैं, या पीडीआई बोल देते हैं, पीडी वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी एकदम इजी है। D इज इक्वल टू होता है वेट एवरेज मोलर मास, जब हम लोग फॉर्मूला देखे थे, बटे नंबर एवरेज मोलर मास। क्या, नंबर एवरेज मोलर मास। वेट एवरेज मोलर मास में आप नंबर एवरेज मोलर मास को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाता है, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। मैं जब ब्रैकेट नोटेशन आपको बताया था इसी का, तो इसको कैसे लिखते हैं m², और इसको कैसे लिखते हैं m। ये एक फॉर्मूला, ये भी याद रखना। देखो एग्जाम में क्या करते हैं, वो फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो कई अलग अलग तरीके से लिखते हैं फॉर्मूला को, तो ये पता होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट नोटेशन तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जब हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि ब्रैकेट नोटिफिकेशन होता क्या है, तो ये भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बस जाने रहो कि फॉर्मूला ये होता है करके, ओके। अब मान लो अगर कोई परफेक्ट हम लोग का पॉलीमर है, तो उसका पॉलीडिस्पर्सिटी का वैल्यू कितना आता है 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोनोडिस्पर्स। अगर इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, इट मीन्स मास एवरेज मोलर मास या वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, मोनोडिस्पर्स सॉल्यूशन। यदि 2 आता है तो डाइडिस्पर्स, ठीक है, 2 से अधिक आता है तो पॉलीडिस्पर्स कहलाएगा, ओके। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए कौन सा मेथड है, तो इसके लिए जेल परमिएशन मेथड है, जेल परमिएशन मेथड। इसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, पीडी वैल्यू निकालते हैं, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं, जेल परमिएशन मेथड आपको पता होना चाहिए। कई बार मेथड का एक जोड़ी बनाने के लिए पूछ देता है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज होता है करके, तो वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है इसमें, ये तो हो गया एक पॉलीडिस्पर्सिटी। दूसरा आता है काउंटर लेंथ, काउंटर लेंथ से बेसिस क्वेश्चन आता है, काउंटर लेंथ मतलब पॉलीमर का लेंथ कितना है, ठीक है, शुरू से ले आखिर। मान लो एक पॉलीमर का चेन है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसका लेंथ क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर लेंथ। काउंटर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, n × l। n क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर, n क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर, और l क्या है, एक मोनोमर की लंबाई, एक मोनोमर की लंबाई, ठीक है। कैपिटल N नंबर ऑफ मोनोमर, और L क्या है, लेंथ ऑफ वन मोनोमर, लेंथ ऑफ वन मोनोमर। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, नंबर ऑफ मोनोमर्स भी दिए रहेंगे और लेंथ ऑफ वन मोनोमर दिया, बस फॉर्मूला में रखना है और काउंटर लेंथ निकल जाएगा। इसमें काउंटर लेंथ में 2-3 और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे रूट मीन स्क्वायर लेंथ। क्या, रूट मीन स्क्वायर लेंथ आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, रूट n × l। बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, n का रूट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, एवरेज डिस्टेंस आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, एवरेज डिस्टेंस,
एवरेज डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला भी इजी है, √8/3 और बाकी 10 का 10, ठीक है, n इंटू एल, √8/3 n इंटू एल। एन का भी क्या करो, रूट करो, यहाँ पे एन भी किस में है, रूट में है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस में। उसका भी सिंपल तरीका है और एक बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसका। एक आता है इसमें एवरेज हो गया डिस्टेंस, आता है एक मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आता है, क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो मैं मिटाने में आलसी नहीं हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम बचे करके, कम से कम टाइम में जो है आप क्या करो, पूरा कर लो। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का भी फॉर्मूला क्या होता है, √2/3 √n इंटू एल। सब में देखो वही है, n इंटू एल, बस यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ से यहाँ पे रूट आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, अगर इसको सॉल्व कर दोगे √8/3 को, तो लगभग इसका वैल्यू आता है 0.9, कितना आता है, 0.9 लगभग, √n इंटू एल। तो इसको पूरा एक याद क्यों रखना, याद रख लो। यहाँ पर भी सेम, इसको सॉल्व कर लोगे तो लगभग आता है इसका 7 आता है, 0.7, तो 0.7 √n इंटू एल। अब आपको पूछ दिया कि कौन सबसे बड़ा है, तो हमारा रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, काउंटर लेंथ, उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, रूट मीन स्क्वायर, उससे छोटा कौन, ये, और सबसे छोटा कौन हमारा ये। अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, काउंटर लेंथ हम लोग का क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा रूट मीन स्क्वायर, फिर उससे छोटा एवरेज डिस्टेंस, फिर उससे छोटा हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ये क्रम एक याद रखना, ठीक है। इतना ही है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री में। इतने फॉर्मूलों क्या करो, आप अच्छे से लिख लो, समझ लो, ठीक है। आपका काम इतने से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें पॉलीमर केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया हूँ मैं, ठीक है, सारे के सारे। आपका आधा घंटा का वीडियो है, आधा घंटा के वीडियो में आपको पूरा का पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री का सब बेसिक फॉर्मूला बता दिया हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आज आराम से इसको कवर कर सकते हो। आप क्या करो, देखो आधा घंटा में तो कवर हो जाएगा। आप बढ़िया से इसका नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे बताया वैसे बनाओ। उसके बाद कुछ दिक्कत है कमेंट में बता दो, जब मैं इसको सॉल्यूशन कराऊंगा तो उस डाउट को भी आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और क्या करो, इसमें जब नोट्स बनाओगे तो मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है, फॉर्मूले को मेमोराइज करने का कोशिश करो। कई सारे तरीके होते हैं, देखो मैं 2-3 बार लिख के आप मेमोराइज कर सकते हो, या एक चार्ट बना के चिपका सकते हो। उतना टाइम है नहीं आपके पास अभी, तो क्या करो, लिख के याद करने का कोशिश करो। फॉर्मूले तो वैसे ही याद करने पड़ेंगे आपको। जब फॉर्मूला याद हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनाने का अप्रोच भी इसमें ईजी हो जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। इसका मैं बोला फर्स्ट टॉपिक का आपको PDF दे दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो लोग डायरेक्ट थर्ड वीडियो देख रहे हैं वाला, वो लोग इससे पहले के 2 वीडियो जरूर देख लेना। थर्ड वीडियो जब डायरेक्ट देखो तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लेना, और कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे इतना बस रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बनाऊँ वीडियो के लिए। इससे आप ही लोग का बेनिफिट है, जितना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इसको शेयर करो, तब ताकि मेरे को भाई जो है और अच्छे से और डिटेल वर्जन में जो है इसको बनाने का मन लगे करके, ठीक है। चलो, एवरेज का बता दिया, 4 टाइप के हैं आपके, मास एवरेज, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉइजन में 4 फार्मूले बता दिया, और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इसमें फार्मूले नोट करके रखे रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब हम लोग का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब कराऊंगा, अभी सबका थ्योरी करेंगे पहले, ठीक है। आज हमने पॉलीमर का किया है, कल हम लोग करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। पहले छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हम लोग को कवर हो जाएगा। देखो पॉलीमर से एक क्वेश्चन आना है तो मान के चलो इतना में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, कल सरफेस करेंगे एक क्वेश्चन वहां से फिक्स हो जाएगा। ऐसे कर करके हम लोग को जो है लगभग 50 से 70 क्वेश्चन फिक्स करने हैं। 70 क्वेश्चन फिक्स हो गए हम लोग के, हो गया हमारा सेट क्वालिफाई, ठीक है। फर्स्ट पेपर को आप लोग जो है पढ़ते रहिए। कैसे पढ़ते रहिए, आप लोग बुक ले लीजिए, जो आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कौन सा बुक लेना है करके, थ्योरी पढ़िए उसका, ठीक है। अगर मैथ्स वाले हो तो सबसे पहले आप मैथ्स रीजनिंग वगैरह पढ़ लो। अगर आप बायो वाले हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब पढ़ लो, ठीक है। उसे क्वेश्चन देखते रहो, थ्योरी ही थ्योरी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक नहीं है उसमें, ठीक है। जो समझने लायक है वो मैथ्स रीजनिंग वगैरह है, और आपका ICT वगैरह है, कम्युनिकेशन वगैरह है। लेकिन थ्योरी ही पढ़ना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो दोनों बुक मंगा लो जो पहला वीडियो में बताया था, और उसका प्रैक्टिस अपने से करते रहो। दिन में अपना 30% टाइम पेपर फर्स्ट के लिए दो, और 70% टाइम आपके पेपर सेकंड के लिए दो, क्योंकि दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पेपर सेकंड को अच्छे से पढ़ के 90% ले आए इसी में, और पेपर फर्स्ट में 10% लाए,
कोई मतलब ही नहीं है, क्वालिफाई निकल आओगे। दोनों में आपको लेके आना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।